check 20 plus 10 is 30 because aggregate turnover definition includes the exempt supplies also and even the branch transfers. होता क्या सर कपड़े के केस में, लेट्स से आई टेक एन एग्जांपल कि मेरा एक क्लाइंट है, उसके यहाँ भी यूनिट है, एक यूनिट उसने सूरत में लगाया, एक क्लाइंट ने यूनिट पानीपत में लगाया. सो वी मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन कि जो सप्लाई यहाँ से पानीपत या यहाँ से आपकी सूरत होती है, those will also be included for the purpose of aggregate turnover. और एक सेकेंड चीज, एजेंट को सप्लाई भी इंक्लूड होगी फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, बट नॉट द जॉब वर्कर सप्लाई. इस प्रोविजन को मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि टेक्सटाइल मार्केट में द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब वर्कर एंड प्रिंसिपल एंड एजेंट प्लेज अ वाइटल रोल. अभी हम आगे जाके इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, बट एग्रीगेट टर्नओवर के पर्पस के लिए जो सप्लाई प्रिंसिपल करेगा एजेंट को या एजेंट करेगा प्रिंसिपल को, वो एग्रीगेट टर्नओवर में एड अप होगी, बट जॉब वर्कर की नहीं होगी. राइट नाउ मूविंग अहेड, सर ये एक रिसेंट चेंज आया था नोटिफिकेशन 16/2020 से, जो कि 23 मार्च 2020 को आई थी, विच इज अगेन रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन. और इसमें उन्होंने बोला कि हम आधार ऑथेंटिकेट करेंगे Yeah, madam, you can continue. 60 days तक डिले हो सकती है. सो मेक इट अ पॉइंट कि आप सर हो सकती है, आई डोंट से कि होगी ही, बिकॉज इस केस में ऑफिसर को राइट दिया गया है कि वो फिजिकली वेरिफिकेशन करेगा प्लेस ऑफ बिजनेस की, तो हेंस इट कैन बी डिलेड अप टू 60 days. So make sure that the number given in Aadhaar application is properly updated. Now, sir, maximum queries comes in this case is what? पर्सन कहता है जी मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट हुई मेरी मुंबई पोर्ट पे, मेरा क्लाइंट भी मुंबई में है या सूरत में है या वेयर एवर कोलकाता में है, मैं why should I bring the goods to my premises and then to deliver to Maharashtra again? No usage of that to pay the transportation. क्या मैं मुंबई पोर्ट से जब मेरे गुड्स छुड़वाए जाते हैं, क्या मैं वहां से डायरेक्ट डिलीवरी कर सकता हूँ, और क्या मुझे वहां पे रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट अराइज होगी? So AAR has come in this respect in case of RL Import and Export Limited as well as Cardex India Storage Solution Limited, which clearly says that no separate registration is required. You can mention your place of dispatch as the Mumbai port. अब वहां से कहीं भी डिलीवर कर सकते हैं, आपको उसके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन मुंबई में लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है. सो दीज टू पॉइंट्स, जो दो केस लॉज आए हैं एरल और कार्डेक्स के, आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कॉन्सेप्ट एंड क्लियर्स द कॉन्सेप्ट दैट द सेपरेट रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. सर कपड़े वालों में जनरली इंपोर्ट के केस में दे डू मेक द डायरेक्ट डिलीवरीज. नाउ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. सर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में एज आई टोल्ड यू, एक जॉब वर्कर अदरवाइज क्योंकि वो सर्विसेज रेंडर करता है तो उसको रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है अगर वो इंटर स्टेट सप्लाई करता है तो. लेकिन गवर्नमेंट ने वाइड नोटिफिकेशन 7/2017 जॉब वर्कर को बेनिफिट दिया है कि वो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर सकता है, इवन देन ही विल एंजॉय द थ्रेशोल्ड लिमिट. सो जॉब वर्कर अगर दूसरी स्टेट का भी है तो ही विल एंजॉय, इंटर स्टेट सप्लाई भी कर रहा है तो ही विल एंजॉय द थ्रेशोल्ड लिमिट वाइड वर्च्यू ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 7/2017. एंड same in case of handicraft goods. In case of handicraft goods also, if you are interstate supply of taxable goods of handicraft कर रहे हैं,
सर एग्जेम्प्ट की तो बात ही नहीं कर रही, इट इज टैक्सेबल सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स। सो उस केस में भी आप थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट एंजॉय करेंगे एंड आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। सर इसके अलावा अगर आप एक नोटिफिकेशन है 10/2017, अगर आप कोई इंटर स्टेट टैक्सेबल सर्विसेज, वैसे तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी इसमें कवर्ड है बिकॉज वी चार्टर्ड अकाउंटेंट आल्सो व्हेन प्रोवाइड इंटर स्टेट टैक्सेबल सर्विसेज, तो स्टार्टिंग में हम सब ने रजिस्ट्रेशन कराई, लेकिन 13 अक्टूबर 2017 को नोटिफिकेशन आ गई कि इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में आपको थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट मिलेगा और कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। सो अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इफ अ पर्सन is having a garment shop in अमृतसर और उसकी टर्नओवर 18 लाख है, और अगर वो कोई रेडीमेड गारमेंट सप्लाई कर रहा है चंडीगढ़ में, इट इज इंटरस्टेट सप्लाई, so he will be liable to get the compulsory registration. But if he is providing any sort of stitching services, any sort of job work services, so he can avail the benefit of notification 10/2017 और उसको registration करवाने की requirement originate नहीं हो। Now, in case of small persons means with a lower turnover, sometimes we get a query कि मैंने एडवोकेट को फीस पे कर दी है, so क्या मुझे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी? सर लेट मी टेल यू, वैसे तो कंपल्सरी आरसीएम पे आ रही हूँ, आई एम कमिंग टू द पॉइंट ऑफ आरसीएम, पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। सर गुड्स के केस में नोटिफिकेशन 4/2017 है, वो गुड्स जो आरसीएम में कवर्ड है। और अगर मैं टेक्सटाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, 2 categories are covered from HSN 5004 to 5006 and 5201, यानी रॉ कॉटन और सिल्क यार्न जब हम एग्रीकल्चरिस्ट से या किसी भी पर्सन से कोई रजिस्टर्ड पर्सन खरीदेगा तो उसको रिवर्स चार्ज लगेगा। अदर देन दैट गुड्स के केस में टेक्सटाइल से रिलेटेड कहीं भी आरसीएम नहीं है। बट नाउ कम टू सर्विसेज। सर्विसेज की जो नोटिफिकेशन है दैट इज 13/2017 which deals with reverse charge. Now in this case let me tell you, अगर एक पार्टनर, चलिए एग्जांपल लेके देखते हैं, अगर एक XYZ पार्टनरशिप फर्म है जिसकी है लुधियाना में, और अगर उसने एक GTA की सर्विस ले ली 30,000, कैन यू नो GTA is covered under reverse charge. So is he liable to get the compulsory registration? Can I see the answers in the chat box, please? Yeah, Bhavesh sir and other members, please. Yes or no? XYZ is a partnership firm. Whether he is liable to, the firm is liable to get compulsory registered if they take the services of GTA worth 30,000. No. I got the answer from Manpreet. No. Let me tell you, yes. The answer is yes. XYZ is a partnership firm and is liable to get registered despite of those को threshold limit का benefit. लेकिन if I change the question, XYZ is a proprietorship firm and is an individual. So will it be? Yes, because there is a specific notification number 12/2017, serial number 21A, वो कहती है GTA अगर सर्विस प्रोवाइड करता है किसी अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल को, क्योंकि मेरी टर्नओवर 15 लाख थी, द पर्सन इज नॉट नोटिफिकेशन का बेनिफिट ले सकता है। और सेकंड इसमें केस आता है इन केस ऑफ एडवोकेट सर्विसेज। सर एडवोकेट्स के केस में भी इट इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, बट अगेन सीरियल नंबर 45 of the notification 12/2017 gives the exemption. अगर आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, 20 लाख से नीचे की थ्रेशोल्ड में है, तो आप इस exemption notification का benefit ले सकते हो. I have reproduced both entry number 21A, which is related to GTA to an unregistered person, and in case of advocate services when it is provided for personal purposes, yani other than a business entity, or secondly where the aggregate turnover in the preceding financial year is below the threshold limit of 20 lakhs.
So वैसे तो हमें कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होना था, but by virtue of these two notifications we can take the benefit. I specifically discuss this RCM concept because generally when the amount is paid to some advocate or due to any litigative work, or it is given to GTA, which is very specific, this query is generally arose that you get covered into compulsory registration, but the person can take the benefit of serial number 21A and serial number 45 of notification 12/2017. Now, in case of casual taxable person, sir, section 24 casual taxable person के लिए registration mandatory करता है. लेकिन as I told earlier कि handicraft goods में exemption दी गई है. Despite of it, क्या होता था, sometimes the people used to carry, जैसे ज्वेलरी के केस में भी या कपड़ों के केस में भी, वो अपने साथ बहुत सारे सैंपल्स लेके जाते हैं. They carry lots of samples with them. और वो कहते हैं हमें नहीं पता ये सैंपल बिकेगा या नहीं बिकेगा. Means they are carrying the goods on approval basis. So do they need to take casual? सर वो तो कहते हैं हम तो यहाँ से ट्रेन का टिकट लेते हैं, ट्रेन में बैठ जाते हैं. We don't know whether we will be selling it in Ludhiana, will it be Delhi, will it be Gurgaon, will it be Bihar, where we are going to sell it, we don't know. We are to on a tour totally. So in that case, अगर आप goods approval basis से लेके जा रहे हैं and you are not certain as to your tax liability, then in that case, circular number 10/10/2017 gives you a benefit कि आप डिलीवरी चलान पे गुड्स लेकर जा सकते हैं और आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है. राइट, बट मेक इट श्योर ये मैंने एग्जीबिशंस पे नहीं लगाया है. So it is basically goods in approval basis where you are taking the goods to certain places where you are not able to ascertain the liabilities. जगह जगह आपने उस प्रोडक्ट को सेल करना है. जब आपका माल जहां बिक रहा है आप उस टाइम पे उसके अपना सेल इनवॉइस काट सकते हैं, but you can take the goods on the delivery challan. This is where you cannot ascertain your liability pre-hand. Right now, ये तो बात थी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की, which we discussed. एक फोर्थ पॉइंट कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में और आता है, दैट इज ई कॉमर्स पोर्टल. सर मैंने सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के आई हैव पिक्ड ओनली दोस 4 पॉइंट्स व्हिच वर रिलेवेंट टू द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. सो लास्ट ऑफ दिस पॉइंट इज इन केस ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर. सर अगर तो पर्सन का अपना पोर्टल है, इफ द पर्सन हैज हिज ओन पोर्टल, देन द क्वेश्चन ऑफ टीसीएस और ई कॉमर्स डज नॉट अराइज. आपको अपने पोर्टल पे, आपको अपना पोर्टल बना के सेल करते हैं तो आपको एग्जेम्पशन लिमिट 10, 20, 40 व्हाटएवर इट इज, यू विल गेट दैट. नाउ अगर कई साइट्स ऐसी हैं जो सिर्फ इंफॉर्मेशन पोर्टल देती है कि ये प्रोडक्ट है, इसकी ये इंफॉर्मेशन है, दे डोंट सेल. सो इवन इन दैट केस क्वेश्चन ऑफ टीसीएस और कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन डज नॉट अराइज. सर यहाँ पे अभी मैं बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ई कॉमर्स ऑपरेटर, आई एम टॉकिंग अबाउट कोई पोर्टल पे any issues sir? सर घर से मैं ले आऊं? Can I continue please? Yeah. Now in this case, if you are supplying, if a person is supplying any goods, sir I have not put in the point of services because हम goods की बात कर रहे हैं. अगर आप किसी ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू, मे इट बी फ्लिपकार्ट, मे इट बी अमेज़न, अगर आप किसी ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू गुड सप्लाई कर रहे हैं, then in that case TCS has to be collected. और जो पर्सन, जो ट्रेडर, जो मैन्युफैक्चरर अपने गुड्स किसी ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू सप्लाई करता है, इन दैट केस उसके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, उसका टीसीएस भी कलेक्ट किया जाएगा एंड द रजिस्ट्रेशन मस्ट फॉर हिम. नाउ मूविंग अहेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पोजिशन. सर सिंपली yes, the person जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है, ऑल ओवर इंडिया टर्नओवर देखी जाएगी, is liable to for the composition, can opt for the composition scheme. और इस केस में कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज आप गुड्स बेच रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप 1% ऑफ द टर्नओवर पे करते हैं, मीनिंग thereby 1 into 1 is 2%.
लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपके ऊपर रेट है 0.5% एंड देयर इज एन एनोमली हियर. If you go by the act, it says 0.5% of the turnover in the state, whereas the rule 7 says 0.5% of the taxable turnover in a state. So otherwise, if they opt for the composition scheme, they are liable to pay 0.5 into 2, yani 1% of their taxable turnover. Now, in this case, one must take into mind, अगर आप ई-कॉमर्स के साथ रजिस्टर्ड है, इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते. सर अब इस केस में कपड़े में क्या दिक्कत आती थी? इन केस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जब वो सामने वाले को सप्लाई करते थे तो वो नीचे अपने इंश्योरेंस चार्जेस या फिर ट्रांजिट चार्जेस और वेरियस अदर चार्जेस जो है ऐड करके देते थे, जो कॉम्पोजिट सप्लाई का पार्ट था. एंड अ फ्यू सर्विसेज वर आल्सो इन्वॉल्वड इन बिटवीन. सो इन दैट केस गवर्नमेंट ने एक लीवरेज दिया है कि आप अगर गुड्स के भी सप्लायर हैं तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकते हैं, प्रोवाइडेड आपकी वैल्यू ऑफ सर्विस 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख तक होनी चाहिए, विच एवर इज हायर. यानी 5 लाख तक तो कर ही सकते हो, और 10% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज हायर, आप स्टिल कॉम्पोजिशन में आ सकते हैं. अब सर जो कॉम्पोजिशन का जो मेन क्लॉज विच आई वांट टू ब्रिंग टू योर enter the composition scheme or when you exit the composition scheme. When you ceases to pay tax under section 10, तो आपके ऊपर provisions लगते हैं 18(1)(c) के, यानी आप composition से बाहर आना चाहते हैं. If you want to come out of the composition scheme, तो आपको क्रेडिट मिलेंगे. You will be availing the credits. क्रेडिट किस रूल के अकॉर्डिंग मिलेंगे? रूल 40, और फॉर्म कौन सा है? जीएसटी आईटीसी 01. 18(4) लगता है व्हेन यू आर गोइंग टू ऑप्ट द कॉम्पोजिशन स्कीम. आपको क्रेडिट वापस करने होंगे, यू हैव टू पे. यानी रूल 40 तब लगेगा व्हेन वी हैव टू टेक द क्रेडिट, और रूल 44 तब लगेगा व्हेन वी हैव टू रीपे द क्रेडिट. सो इस केस में वी मस्ट कंसिडर, आई हैव पुट इन एन एग्जांपल हियर, एक पर्सन के पास 1 लाख की मशीनरी थी. 18 सर ये रूल 40 और 44 कैपिटल गुड्स के रिगार्डिंग मैंने यहाँ प्रोड्यूस किया है. इनपुट्स में तो आपको पता है आप कैलकुलेट कर सकते हो, मेड बी इनवॉइस वाइज और अदरवाइज. सो उसमें तो जो आपका इनपुट का रेट होगा वो रेट के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, जो क्रेडिट लेना है या जो क्रेडिट देना है. सो कैपिटल गुड्स के केस में लेट्स सपोज आपकी कोई मशीनरी है, तो सर रूल 40 जो मेरा लेने का रूल है, एलिजिबल क्रेडिट का जो अमाउंट मुझे बताता है वो बताता है 5% पर क्वार्टर. आप जितनी देर कॉम्पोजिशन में रहे हो, सर एंटायर जीएसटी लॉ कैपिटल गुड्स की लाइफ को मानता है 5 years. एंटायर जीएसटी लॉ टेक्स द लाइफ एज 5 years. तो 5% जितनी देर आप रहे हैं, अब इस केस में उस पर्सन ने 1 year 10 months 12 days यूज किया था, क्वार्टर को आप पूरा लेंगे. सो 5% पर क्वार्टर यानी 40%. 18,000 में से 40% कम करके 10,800 के लिए मैं एलिजिबल हूँ. Whereas in case of rule 44, it does not say 5% per quarter. Rather, ये कहता है divided by life, 18,000 divided by 60, जितनी रिमेनिंग लाइफ है उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो. तो आप देखिए अमाउंट ऑफ एलिजिबल क्रेडिट कम्स आउट टू बी 10,800, और जो आपको रीपे करना होगा जब आप कॉम्पोजिशन में ऑप्ट करोगे दैट इज 11,100. सो 2 अलग अलग रूल्स हैं लेने के लिए और वापस देने के लिए, और दोनों से अमाउंट भी डिफरेंट आता है. Now, so these are the certain changes for composition. Surely sir will be covering it, or otherwise I have produced it here, and these are the various forms of compositions which we can refer. Next provision is job work. Sir, job work की definition section, due to the paucity of time and coverage of the issues, I will not be taking the law in verbatim. I will be dealing with the clauses as in a normal language. So in case of job worker, job work का मतलब section 268 कहता है when you apply any treatment or process to another registered person. So इसका मतलब in this case job worker registered है या नहीं registered है, that does not matter.
अगर आपके कोई भी गुड्स हैं विच आर बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन, एंड मेक श्योर अनदर पर्सन रजिस्टर होना जरूरी है। अगर आपका अनदर पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है और जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो आपको जॉब वर्क का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर जॉब वर्क का बेनिफिट ना मिलने का मतलब है द टैक्स रेट विल गो टू 18%। सो जो प्रोविजन जॉब वर्क के साथ डील करते हैं दैट इज सेक्शन 143 एंड 19, और रूल्स और सर्कुलर एंड आईटीसी 04। एंड आई कैन टेक इट कि कितने लोगों ने आईटीसी 04 जो है फाइल किया होगा और कितना इट इज एस्ट्रिंजेंट टू फॉलो आईटीसी 04 एट इन द प्रेजेंट सिनेरियो। सो नाउ व्हाट द जॉब वर्कर डू, दिस इज द प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर, दिस इज द जॉब वर्कर। जब ये जॉब वर्कर, सर 3 क्राइटेरियाज हो सकते हैं। जो भी गुड्स जॉब वर्कर के पास जाते हैं दे ऑलवेज गो अंडर द डिलीवरी चलान। अगर तो जॉब, अब 3 क्राइटेरियाज हो सकते हैं, या तो जॉब वर्कर ये गुड्स रिटर्न कर दे प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर को और ये आगे कस्टमर को बेचे। द प्रोसेस इज सिंपल, ये इसे भेजेगा जॉब वर्क के लिए, जॉब वर्क के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, सिर्फ ये मैडम अपने जो चार्जेस लेंगी जॉब वर्क के उसके ऊपर ही अपना जीएसटी लगाएंगी इफ शी इज रजिस्टर्ड, राइट। ये गुड्स पहले केस वापस आ जाएंगे हमारे मिस्टर प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर के पास और ये आगे कस्टमर को सप्लाई कर देंगे। ये वापस भी कैसे देंगी, डिलीवरी चलान पर ही अपने जॉब वर्क के चार्जेस का बिल रेज करेंगी। सेकेंड, या तो ये वहां से गुड्स दूसरे जॉब वर्कर के भेज देंगे, अगर तो ये रजिस्टर्ड नहीं है तो ये एंडोर्समेंट करके उन्हीं गुड्स को जो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर के थे सब्सिक्वेंट जॉब वर्कर को भेज सकते हैं, या फिर जॉब वर्कर डायरेक्टली वहीं से कस्टमर को गुड सप्लाई कर सकता है। सो जब वो कस्टमर को गुड सप्लाई करेगा, अगर तो जॉब वर्क रजिस्टर्ड होगा, जॉब वर्कर रजिस्टर्ड होगा, वेल एंड गुड। अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो प्रिंसिपल को जॉब वर्कर की प्लेस को अपनी प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाना मैंडेटरी है। सो इन दिस केस एज यू नो कि जो इनपुट्स हैं वो 1 ईयर में वापस आने चाहिए और जो कैपिटल गुड्स है वो 3 इयर्स में वापस आने चाहिए। जनरली आ जाते हैं, और अगर नहीं आते हैं सो वी नो कि हाउ वी डील फॉर इट इन एन अदर मैनर। बट अगर आपके गुड्स 1 साल और 3 साल में वापस नहीं आते तो व्हाट लॉ सेज फॉर इट वी विल सी इट इन नेक्स्ट लाइन। नाउ इन दिस केस वन पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने सामने वाले पर्सन को टोटल सबलेटिंग सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर दी, मटेरियल भी तुम खरीदो, एवरीथिंग यू डू, मैन पावर भी आपकी, तो उस केस में दिस इज नॉट द जॉब वर्क, बिकॉज जॉब वर्क मीन्स व्हेन मटेरियल इज बीइंग सप्लाइड, थोड़ा सा मटेरियल जो जॉब वर्कर ने लगाना है दैट इज फाइन, अदरवाइज द मेजॉरिटी ऑफ द जॉब वर्क, द मेजॉरिटी ऑफ द मटेरियल इज प्रोवाइडेड बाय द job work, is provided by the principal manufacturer. The few things can be used by the job worker, but if you sublet the subcontract entire with the material and manpower, then it will not qualify the definition of job work. Now in this case as I told you earlier कि हमें 1 साल और 3 साल में गुड्स को वापस लेके आना है, और अगर हम नहीं लेके आते तो जिस दिन ये टाइम पीरियड एक्सपायर होता है उस दिन हमें विद टैक्स और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट इसलिए बिकॉज हमारी सप्लाई फ्रॉम द बैक डेट मानी जाएगी, फ्रॉम द डेट जब गुड्स ओरिजिनली गए थे। सो इन दिस केस एज यू नो शेड्यूल 2 बहुत क्लियर कट कहता है, हमने पहले ही कहा एग्रीगेट टर्नओवर में तो आना ही नहीं है। शेड्यूल 2 क्लियर कट कहता है कि इट विल बी टेकन एज अ सप्लाई, चाहे उसने बटन लगाए, थोड़ा लेदर यूज किया, कुछ और मटेरियल लगाया, बट इट विल बी अ कॉम्पोजिट सप्लाई और ये सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। वेरियस पॉइंट्स आई हैव मेंशन्ड। और सर एक चीज और, जॉब वर्क के केस में ई-वे बिल इज मैंडेटरी इररिस्पेक्टिव ऑफ लिमिट ऑफ 50,000। एंड जब 1 साल और 3 साल तक गुड्स नहीं आते हैं, इन दैट केस अगर तो गुड्स वहां डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा, लेकिन अगर 1 साल और 3 साल में गुड्स नहीं वापस आते तो ये सप्लाई मान लिया जाएगा और आप उस करंट पीरियड की जीएसटीआर 1 में इसको शो करेंगे, राइट। सो इसके अलावा if we come to the concept with this the job work provisions are over, what are the points which are related to the valuation of the product? Sir, in case of the valuation, in case of textile वैल्यूएशन के केस में अगर आपके सप्लायर और रिसिपिएंट रिलेटेड नहीं है और प्राइस ही सोल कंसिडरेशन है
तो जो भी आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी एज पर सेक्शन 15(1) वही आपकी वैल्यू बन जाएगी। एंड यू नो कि एडवांस ऑन जीएसटी हट चुका है, एडवांस ऑन गुड्स जो है उसके ऊपर अब जीएसटी नहीं लगता है, ओनली इट इज एप्लीकेबल ऑन सर्विसेज। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस, आपने जो भी पेमेंट्स करी वो तो ऐड होनी है, जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपका कोई भी खर्चा जो करना जो ड्यूटी थी सप्लायर की करना लेकिन रिसिपिएंट ने मीट आउट कर दिया, इसकी एक एग्जांपल ना हम इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के। मेरा और मिस्टर एक्स का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड मिस्टर एक्स सेज ठीक है मैं ये पैचेस और ये डिजाइन प्रोवाइड करूंगा। व्हेन ही शोड मी द डिजाइन आई डिडंट लाइक इट, द कॉन्ट्रैक्ट वाज द जॉब वर्कर वाज टू सप्लाई इट, बट व्हेन आई गो बाय द कॉन्ट्रैक्ट जॉब वर्कर को मुझे वो डिजाइन पसंद नहीं आए, आई सेड टू द जॉब वर्कर यू डोंट बाय इट, आई गेट इट फॉर यू। So any amount the supplier is liable to pay, यानी जो पे जॉब वर्कर ने करना था, but the recipient has met that cost, we have to check the agreement, then in that case वो भी मेरी transaction value में add होगा। कपड़े वाले जो बिल्स के नीचे कमीशन, पैकिंग चार्जेस और एनी अदर डिलीवरी चार्जेस, ट्रांजिट इंश्योरेंस, whatever incidental expenses they charge, that all will be added, those all will be added। तो कॉम्पोजिट सप्लाई बन जाएगा। बात आती है कि इंश्योरेंस पे रेट क्या लगाना है, बिकॉज इट इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई, आप जो आपके प्रोडक्ट का रेट है वही आप चार्ज करेंगे। कमिंग नेक्स्ट इज इंटरेस्ट। अगर आपने कोई इंटरेस्ट या लेट फी का प्रोविजन रखा है कि अगर आपने मुझे 2 महीने में पेमेंट नहीं की या आपने ये डिलीवरी लेट कर दी या नॉट पेमेंट, आई विल नॉट लिंक इट, बट इफ यू से डायरेक्टली कि भाई आपने डिलीवरी नहीं की, कोई इंटरेस्ट या लेट फी या पेनल्टी का प्रोविजन है, सो वो भी ऐड होगा, बट वो मुझे पहले तो नहीं पता होगा, द पर्सन विल डिले। सो इसके लिए व्हाट वी विल डू, वी विल रेज अ सप्लीमेंट्री इनवॉइस और उसके ऊपर हमें जीएसटी उसी रेट से पे करना है जिस रेट से मेरा प्रोडक्ट है। मूविंग अहेड इज सब्सिडीज। सर बहुत सारी सब्सिडीज आ रही है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, अगर तो मुझे ऐसी सब्सिडी मिल रही है विच इज लिंक्ड टू द प्राइस और वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से नहीं आ रही है, सो इन दैट केस मुझे उसको ऐड करना है अपनी वैल्यू में। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अगर किसी एनजीओ से मुझे सब्सिडी आ रही है और वो है कि आप ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिक पैकिंग मटेरियल यूज करो, इट इज लिंक्ड टू प्राइस, मेरा हर प्रोडक्ट पैक होना है उसमें पैकिंग चार्जेस एडेड है, इट इज लिंक्ड टू प्राइस, तो उस केस में उस सब्सिडी का अमाउंट भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड किया जाएगा। बट इफ इट इज लाइक अ सब्सिडी, आप एक डिवाइस इंस्टॉल कर लीजिए, आपको जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट देगी, सो यहाँ एनजीओ देगी, then it will not be included because it is not linked to the price, right? ये तो एडिशन की बात थी। अब जो सप्लाई कर रहे हैं वो सब ऐड होता जाएगा। लेस क्या होगा, डिस्काउंट, एंड डिस्काउंट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू। डिस्काउंट और सर एज यू नो टैक्सेस को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, अपने टैक्स सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी नहीं इंक्लूड होने, इसके अलावा अगर कोई इंपोर्ट है, कोई और ड्यूटी लग रही है, वो सब ऐड होंगे, अदर देन द टैक्सेस ऑफ सी, एस, यू एंड आई सब ऐड होंगे। नाउ लेस करना था हमें डिस्काउंट। डिस्काउंट दो तरह से, एट द टाइम ऑफ सप्लाई और पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। सो एट द टाइम ऑफ सप्लाई और पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट को कैसे, सर अगर तो मेरा डिस्काउंट मेरे को सप्लाई के टाइम पे ही पता है एंड इट इज मेंशन इन द बिल, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। 1 लाख का माल था, 5,000 लेस किया, 95,000 पे यू आर रिक्वायर्ड टू पे, सामने वाले को क्रेडिट भी 95,000 पे मिलेगा। बट इफ देयर आर सर्टेन डिस्काउंट्स व्हिच आर गिवन आफ्टर द सप्लाई, व्हिच अब उसमें भी 2 कैटेगरीज है, मुझे एट द टाइम ऑफ सप्लाई ही पता है या इट इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। सो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक डिटेल्ड सर्कुलर 92/11 इश्यू किया हुआ है। व्हाट दिस सर्कुलर सेज, इट सेज अगर आपको डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई पता था, और सर 3 कंडीशंस है 15(3) में, एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए, लिंक्ड टू इनवॉइस होना चाहिए और आईटीसी सामने वाला उतना कम ले। अगर आप ये तीनों कंडीशन इसमें पूरी कर देते हैं, देन इन दैट केस यू आर लायबल टू रिड्यूस दैट अमाउंट। ये डिस्काउंट भी थ्रू क्रेडिट नोट ही पास होता है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं,
I supplied certain goods and said अगर आप 5,000 से ऊपर परचेज करोगे तो 10,000, 20% अगर 10,000 से ऊपर करोगे, and such discount is known at the time of making the supply, but these are given post supply, बिल में लेस नहीं हुआ है, 15(3) के क्राइटेरिया फुलफिल करता है, सो इसके ऊपर मुझे रिवर्सल अलाउड होगा, यानी ये मेरी वैल्यू से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और सामने वाले को इस पे क्रेडिट जो है वो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, उतना कम क्रेडिट मिलेगा. बट हाउएवर देयर आर सर्टेन सेकेंडरी डिस्काउंट्स. सेकेंडरी डिस्काउंट्स में क्या है, विच आर नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जिनके ऊपर कोई एग्रीमेंट नहीं है. लेटर ऑन मैंने कोई डिस्काउंट पास ऑन करना चाहा जो मेरी 15(3) की कंडीशंस को एज सच क्वालिफाई नहीं कर रहा था, तो गवर्नमेंट कहती है ऐसे डिस्काउंट्स के लिए जो 15(3) का क्राइटेरिया मीट आउट नहीं करते हैं, हम आपको उसका बेनिफिट रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी का नहीं देंगे. तो आपको इसके लिए क्या इशू करना पड़ेगा, कमर्शियल क्रेडिट नोट. सो दिस इज द सर्कुलर व्हिच डील्स विद कमर्शियल क्रेडिट नोट्स, कि अगर आपके सेकेंडरी डिस्काउंट्स हैं, सो इन दैट केस जो 15(3) में नहीं फॉल करते हैं, यू सी मेजॉरिटी ऑफ द MNCs आर इशूइंग कमर्शियल क्रेडिट नोट्स. वो अपनी लायबिलिटी कम नहीं करते हैं और सामने वाले को क्रेडिट भी पूरा मिलता है. So these are the various forms of discounts which अगर आप GST क्रेडिट नोट देंगे तो उसके ऊपर as you know और भी provisions लगते हैं. Now in this case हम बात कर रहे थे वैल्यूएशन की, जिसमें हमने कहा था अगर प्राइस सोल कंसिडरेशन होगा तो ये सारा सेक्शन लगेंगे, और अगर प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं होगा, यानी या किसी रिलेटिव से डीलिंग होगी, किसी रिलेटेड पर्सन से डीलिंग होगी, डिस्टिंक्ट पर्सन से, यानी अपनी ब्रांच से ही दूसरी ब्रांच को ट्रांसफर होगी, तो हमें रूल 28 रिजॉर्ट फॉर करना पड़ेगा. सर एम आई ऑडिबल? देयर इज द मैसेज ऑफ नो वॉइस. Yes, ma'am, you are audible. Okay. Yeah, you Now, are audible. रूल 28 को मैं डील फॉर नहीं करूंगी, बट इट सेज कि फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है, लाइक काइंड एंड क्वांटिटी लेना है और 90%. सर इस केस में ना 3 ऑप्शंस है, 1 2 3. 1 को आपको क्रोनोलॉजिकली फॉलो करना होता है, 1 2 और 3 में आप कोई भी चूज कर सकते हैं, बट 1 2 और 3 में कोई भी चूज कर सकते हैं, बट अगर आप ऑप्शन 1 चूज करते हैं देन इट हैज टू बी फॉलोड क्रोनोलॉजिकली. Now, sir, valuation I'm not taking in depth, so I've not put in the examples. Next is vouchers. Sir, आजकल vouchers का बहुत क्राइटेरिया है. अगर तो वाउचर आज ही मुझे पता है, मैंने किसी को वाउचर दिया 2000 का और कहा 2000 की आप एक शर्ट ही बाय कर सकते हो, जिसका मुझे पता है वो शर्ट ही बाय करेगा और 5% टैक्स लगेगा, यानी डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस पे ही आइडेंटिफाइबल है, तो मुझे उसको आज ही टैक्स देना पड़ेगा. और अगर मुझे नहीं पता, मैं उसको कहती हूँ आप इस शोरूम में से कोई भी चीज परचेज कर सकते हो. आई डोंट नो वेदर ही विल बी परचेजिंग 5%, 18% और 28%. So in that case, जब वो वाउचर रिडीम कराएगा, then I will be liable to tax. One of the important issue is place of supply. So place of supply के मैंने सिर्फ 2 provisions डाले हैं जो goods के साथ डील करते हैं. And what are those 2 provisions? First, normal. अगर ABC Limited, where the movement of goods end, if you are supplying the goods which involves movement, जहां वो movement terminate होगी. अब अगर तो मैं सिंपल केस लूं, यहाँ मैं अमृतसर में हूँ, I am supplying goods to Mr. X who is sitting in Delhi. Goods movement is turning in Delhi. GST number Delhi का आएगा, मैं उसके ऊपर place of supply अपनी imagine कर सकती हूँ, where the goods is, the place of supply is ending. Now the litigative issue that comes is X works or X work supply, यानी where the buyer is coming to my premises to collect the goods. अब इस केस में सर सेक्शन रीड करते हैं, involves movement of goods. movement of goods है, चाहे सप्लायर करे, चाहे रिसिपिएंट करे, या कोई और अदर पर्सन करे. I know there can be difference of opinion, but to my considered view, it is IGST, where the movement is terminating. तो चाहे मैंने सप्लाई कैश काउंटर सेल अमृतसर में बैठे हुए की है, so इस जहां तो सामने वाला अपना GST नंबर देगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. But if it is a cash supply where the GSTN number is not provided, even then it will be where आपको पूछना पड़ेगा कि आप ये goods कहाँ लेके जा रहे हैं. So it will be IGST अगर वो उसको दिल्ली लेके जा रहे हैं.
and this view has been further supported by a recent AAR by the Telangana AAR of Telangana in case of Penna Cement Industries Limited, जिसमें उन्होंने एक्स फैक्ट्री इंटर्स को एक्स फैक्ट्री इंटरस्टेट सप्लाई में कहा है that you are liable to charge IGST. यानी even if we are making cash sale on the counter, over the counter sale, still 10(1) says where the movement is ending, if that person is taking the goods outside Punjab, it will be an IGST supply. So this is the advanced ruling which supports this view, which is the recent one. Apart from this, इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो मॉडल यूज होता है that is build to ship to model. सर A पंजाब में बैठे हैं, अमृतसर में बैठे हैं, B दिल्ली का सप्लायर है, उसको कहा C दिल्ली को ही गुड्स दे दीजिए. So there are two supplies, one from between A and B and second is between B and C. B क्या कर रहा है? B तुम A की इंस्ट्रक्शंस पे गुड C को डिलीवर कर रहे हो. So you are using the build to ship to build to A, ship to C. Now in this case, जो billing raise होगी between A and B, that will be guided by 10(1)B और उसमें place of supply होगा this third person का, यानी B. चाहे तुम goods दिल्ली में ही C को दे रहे हो, still जो बिल तुम ए को रेस करोगे तुम उसके ऊपर IGST चार्ज करोगे. सो ये लिंक जो है प्लेस का दैट कम्स बिटवीन ए एंड बी, जो पर्सन डिलीवर कर रहा है और जिसकी इंस्ट्रक्शंस पे डिलीवर कर रहा है. सो विद दिस जो हम प्लेस ऑफ सप्लाई है उसके पॉइंट को क्लेरिफाई करते हैं. सर ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस व्हिच आर वन ऑफ द कॉमन थिंग इन द टेक्सटाइल मार्केट. यहाँ पे भी जितनी एग्जीबिशंस लगती हैं hotels में, there are lots of exhibitions, they all ask for the GSTN numbers. So अगर आप बाहर कहीं exhibition लगाने जाते हैं तो आपको CTP का नंबर लेना है. But even there are certain persons who are going outside India for the exhibition. So government ने उसके ऊपर भी circular 108 issue किया हुआ है. Even if you are taking the goods outside India for the purpose of exhibition, you can still take it on a delivery challan. सेल ऑन अप्रूवल बेसिस 6 months के अंदर अंदर या तो वो गुड्स सेल हो जाए या वो गुड्स का आप सेल इनवॉइस काट दें या फिर आप उसको रिटर्न बैक कर लें. और अगर 6 months क्रॉस हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपकी सप्लाई बन जाएगा. नाउ द क्वेश्चन कम्स वेदर आई विल बी गेटिंग द बेनिफिट ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑन इट. यस, अगर दो केसेस, अगर तो वो गुड्स आपने एक्चुअल में सप्लाई किया एंड यू हैव रियलाइज्ड द करेंसी, देन इट विल बी टेकन एज द एक्सपोर्ट्स एंड यू विल गेट द रिफंड्स. बट इफ दीज आर नीदर ब्रॉट बैक nor sold, then within a period of 6 months, then you will not be getting the benefit of exports on it. And this is the performer for the delivery challan, जो goods आपने इंडिया से बाहर लेके जाने हैं और इंडिया में वापस लेके आने हैं. Now concept of 180 days. सर टेक्सटाइल एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे बहुत ज्यादा क्रेडिट चलता है. And trust me, this is a point which teases the suppliers a lot. मैंने 180 दिन में सामने वाले की पेमेंट नहीं की, मेरा क्रेडिट डिनाइड. और जब आप ऑडिट करते हो ना, सबसे ज्यादा इश्यू इसी पॉइंट पे स्टैंड होता है. आप मेरा क्रेडिट रिवर्स, हम पार्टी को बोलते हैं आपको क्रेडिट रिवर्स करना. ऑडिट के टाइम पे भी कम, वो पार्टी तो मान ही नहीं रही क्रेडिट रिवर्स करने के लिए. एंड वी क्वालिफाई आवर रिपोर्ट्स. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ 180 डेज की अगर आपने सामने वाले की पेमेंट नहीं की है, सो देन इन दैट केस दिस इज अ बिग प्रॉब्लम कि आपको अपना क्रेडिट, अगर सेकंड डीलर जिसने ए से ये गुड्स परचेज किए थे वो ए भाई साहब की पेमेंट नहीं करता 1000 रुपए की, तो जो उसने 50 रुपीज क्रेडिट दिया है वो गवर्नमेंट को विद इंटरेस्ट वापस करना पड़ेगा. जब पेमेंट कर देंगे तो टैक्स का बेनिफिट तो मिल जाएगा बट इंटरेस्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है. Now, one of the most important provisions, which is again a very important one, is 16(4). सर दिस इज अ प्रोविजन जिसमें हम कहते हैं कि सितंबर के बाद, आफ्टर द सितंबर, वी कैन नॉट टेक द क्रेडिट ऑफ द इनपुट. 16(4) सेक्शन सेज अ रजिस्टर्ड पर्सन क्रेडिट नहीं ले सकता सितंबर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर. एग्जाम्पल से देखते हैं. एबीसी है 10 दिसंबर के बाद, 10 दिसंबर 2018 का इनवॉइस था. इन दिस केस ITC 20 अक्टूबर 2019 या फाइलिंग ऑफ रिटर्न से नहीं ले सकता. सर दिस इज अगेन अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जहां पे रिटर्न्स का इशू आता है.
this industry has a huge problem of returning of goods, और वो रिटर्न ऑफ गुड्स सितंबर तक हो जानी चाहिए, नहीं तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा. So 16(4) again specifically in this COVID time, the concept of 180 days and the provision of 16(4) are very very stringent. सर इसमें एक proposed amendment है फाइनेंस एक्ट 2020 की, which is one of the very welcome move. पहले क्या था, जिस डेट पे इनवॉइस इशू होता था उसका डेबिट नोट जो था वो इनवॉइस से लिंक था. तो अगर एग्जांपल देखते हैं, अगर इनवॉइस 10 जनवरी का था और डेबिट नोट 20 अप्रैल का था, मतलब 20 अप्रैल का था, तो डेबिट नोट की डेट नहीं देखते थे, इनवॉइस की डेट से देखते थे. तो जनवरी 2019 से उसकी लास्ट डेट 20 अक्टूबर 19 बन जाती थी. बट गवर्नमेंट हैज कम अप विद द प्रोविजन कि अब हम डेबिट नोट की डेट ही देखेंगे, तो उससे उसका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा. यहाँ पे मैंने बिफोर अमेंडमेंट और आफ्टर अमेंडमेंट की एक एग्जाम्पल लिंक की है कि कैसे डेबिट नोट पहले इनवॉइस से लिंक थे और अब इसकी लिंकेज प्रपोज कर दी गई है टू बी रिमूव्ड. नाउ मूविंग फर्दर, नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफंड्स. हम रिफंड्स को डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट इन केस ऑफ रिफंड्स व्हाट इज द प्रॉब्लम. कपड़े वालों के केस में जो हमें रिफंड जुलाई 2018 के बाद यानी अगस्त 2018 से अलाउ कर दिए गए कि आप रिफंड ले सकते हैं इन HSN कोड्स. सर नोटिफिकेशन 5/2017 थी जिसमें उन्होंने हमें मना कर दिया, आप इन HSN का रिफंड नहीं ले सकते. ह्यूज फाइलिंग अप होनी शुरू हो गई, क्रेडिट्स एक्यूमुलेट होने शुरू हो गए, सो दैट क्रिएटेड अ प्रॉब्लम. बट इसमें एक चीज और रेफर करूंगी, प्रोसेसिंग हाउसेस, क्योंकि उनका आउटपुट सर्विस होता था, वो इस HSN में कवर्ड नहीं थे, तो वो कभी भी डीबार्ड नहीं थे. प्रोसेसिंग हाउसेस, जॉब वर्कर्स, वो शुरू से ही एलिजिबल थे रिफंड के लिए. अदर देन दोज जो गुड सप्लाई कर रहे थे इस HSN कोड में, फैब्रिक सप्लाई कर रहे थे, उस केस में उनका रिफंड डीबार्ड था. अब गवर्नमेंट ने ये रिफंड तो अलाउ कर दिया, लेकिन कहा पुराना क्रेडिट रिवर्स करिए, जो भी क्रेडिट इनपुट उसका छोड़ के, क्लोजिंग स्टॉक का, कैपिटल गुड्स का और इनपुट सर्विस का छोड़ के बाकी सारा रिवर्स कर दीजिए फॉर्मूला लगा के रिफंड का. तो लेट मी टेल यू, दिस इज अ हाईली लिटिगेटेड मैटर, क्योंकि सेक्शन 5432 जो रिफंड का सेक्शन है, वो गवर्नमेंट को ये पावर तो देता है बाय वर्च्यू ऑफ एक्ट कि आप रिफंड डिनाई कर सकते हैं, बट ये पावर बिल्कुल नहीं देता कि आप उसका रोक जो क्रेडिट है वो रिवर्सल करा सकते हैं. और सेम लाइंस पे देयर इज अ केस आल्सो ऑफ शबनम पेट्रोफिल्स प्राइवेट लिमिटेड 108 टैक्स प्लान व्हिच इज द जजमेंट ऑफ गुजरात हाई कोर्ट, जिसमें इसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया गया है. द जजमेंट इज इन फेवर ऑफ एसएससी कि आपको रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है, लैप्स करने की जरूरत नहीं है, बट टू कम ऑन द प्रैक्टिकल ग्राउंड्स डिपार्टमेंट हमें तब तक परमिट नहीं करता जब तक वो रिवर्सल चेक नहीं करता. और इस अभी द शबनम पेट्रोफिल्स इज फर्दर इनटू लिटिगेशन, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे लगाया हुआ है. सो अभी हम प्रेजेंटली रिवर्सल कर रहे हैं, उसके बाद ही हमें जो रिफंड है वो दिया जा रहा है. Secondly, in case of refunds, there is an issue of inverted duty structure. सर बहुत सारे लोग कई बार क्रेडिट एक्यूमुलेट होने पे आर अप्लाइंग फॉर द रिफंड, बट लेट मी क्लैरिफाई एन इशू. We are eligible for inverted duty refund only and only if the rate of inputs is greater than the rate on outputs. I know certain places where the even CHAs or some other persons are indulging into such sort of practices where the refunds are getting sanctioned despite of rate. वहां रेट का डिफरेंस नहीं है, जब गुड कपड़ा इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यूएशन का फर्क है. तो उस केस में लीगली we are not eligible for the refund. It is only when the rate of input and output differs. Next is fixed asset disposal. सर बहुत हर बिजनेस में फिक्स्ड एसेट डिस्पोजल होता है. तो अगर आप फिक्स्ड एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी आप कोई एसेट सेल कर रहे हैं एंड यू आर रियलाइजिंग द कंसिडरेशन, तब तो आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना ही करना है, क्योंकि यू आर गेटिंग द कंसिडरेशन, इट इज अ सप्लाई. बट अगर आप डिस्कार्ड कर रहे हैं, डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, किसी एनजीओ को दे रहे हैं, उठा के एसेट फेंक देते हैं, यूजलेस हो गया, कंप्यूटर पुराने हो गए, रखने की जगह नहीं थी due to any reason, and you are doing it without the consideration, even then you are liable to pay tax owing to schedule 1 entry number 1. So आपके बिजनेस में अगर आप कोई एसेट, अगर एक पर्सन ceases to exist, I received a query few days back from अमृतसर itself कि पर्सन बिजनेस बंद करना चाहता है, आईटीसी लिया हुआ था, यूज हो गया हुआ है,
तो जब आप बिजनेस बंद कर रहे हैं, when you are ceases to be a taxable person, when you are disposing of, although you are not getting any consideration, still we are liable to pay the tax, right? And principal agent, sir, agent और commission is one of the base. sir, commission कपड़े की taxable है 18% से. अब सामने वाले को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होना है कि रजिस्टर होना है कि नहीं होना एजेंट. सर अगर तो इनवॉइस, बेसिक इशू इज इनवॉइस, सर्कुलर है 57/31, अगर तो इनवॉइस अपने नाम से एजेंट काट रहा है तो इसका मतलब उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होना है. प्रिंसिपल टू एजेंट जो सप्लाई जाएगी वो टर्नओवर में ऐड होगी, डुप्लीकेशन होगा. प्रिंसिपल टू एजेंट एंड देन एजेंट टू पार्टी फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर. बट अगर इनवॉइस प्रिंसिपल के अपने नाम का जा रहा है, एजेंट सिर्फ अपनी कमीशन लेता है, देन ही विल नॉट बी लायबल टू गेट कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. Shashi sir will take just 5 more minutes to wind it up. Yes, ma'am. Continue. Okay. Now comes the concept of sari and 3-piece dupatta. Sir, sari ko clear कर दिया गया that it is fabric. It cannot be worn without blouse and hence it will be classified as a fabric. 3-piece suit and dupatta जिसमें सूट सलवार एंड दुपट्टा is also there. So it has been held. लोग क्या कर रहे थे, 1000 रुपए से नीचे वैल्यू रखते थे ताकि 12% का रेट ना लग जाए. So let me tell you, if it is a 3-piece dupatta, even it has a dupatta, but still it will be as per circular 80/54. आप इसको क्लासिफाई करेंगे फैब्रिक में ही. So चाहे अगर 1000 रुपए से ऊपर भी रेट होगा, so still 5% पर ही ये टैक्सेबल होगा. Now comes the concept of electric blankets. Sir, electric blankets का HSN I have produced in front of you. Electric blankets same way से taxable है जैसे दूसरे blankets हैं. 1000 से ऊपर 5%, 1000 से नीचे 1000 से below 5% and above 1000 is 12%. Now this is a circular और ये बहुत ज्यादा practice है हमारी इंडस्ट्री में कि माल ट्रांसपोर्टर पे आता है. I will just give you the crux of this. What is the issue? बिल्टी बन के आती है, माल बहुत देर तक ट्रांसपोर्टर भी पड़ा रहता है, हम मंगवाते ही नहीं है और वहीं से चाहे आगे डिलीवर भी कर देते हैं. So government has clarified it white circular 61/35 कि अगर आप ट्रांसपोर्टर की प्लेस को अपने गोडाउन की तरह यूज कर रहे हैं, देन आपको उसको अपनी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाना है. और सर लेट मी टेल यू, बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स ने अपना एक स्पेसिफाइड परफॉर्मा बनाया. अगर आपने नहीं भी किया, आप उनसे स्पेसिफाइड परफॉर्मा ले सकते हो और आप उसको अपनी एडिशनल से, उससे फायदा भी क्या होगा क्योंकि वो आपकी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बन जाएगी. आप इमीडिएटली उसका क्रेडिट ले सकते हैं बिकॉज क्रेडिट रिसीट पे मिलना है. सो सर्कुलर 61 says if you are using the transporters godown as for storage and other things, you must enter it as an additional place. एक सिंपल डॉक्यूमेंट चाहिए जो ट्रांसपोर्टर आपको प्रोवाइड कर देता है. सेट परफॉर्मर्स आर देयर एंड यू कैन गेट द आरसी अमेंडेड. सैंपल्स के केस में फ्री सैंपल्स बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में. तो अगर ये फ्री सैंपल्स हैं, पहली बात आपको क्रेडिट रिवर्स करना होगा. बट अगर ये टैक्सेबल हो जाएंगे तो आप वही वैल्यूएशन के रूल्स, फेयर मार्केट वैल्यू या कॉस्ट लगा के आप कंसिडर कर सकते हैं. द लास्ट कॉन्सेप्ट इज क्रॉस चार्ज. सब क्रॉस चार्ज मैंने क्यों डाला है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ ब्रांचेस. हम बैठे सीए इन अमृतसर, मेरी पार्टी का सूरत में भी काम है या पानीपत में, एज आई टोल्ड यू. सो व्हाट वी आर डूइंग, सर क्रॉस चार्ज दो चीजों का होता है, खर्चों का भी और इनकम का. इनकम मैंने पहले ही बताया, अगर आप अपनी ब्रांच को कुछ ट्रांसफर करोगे, रेवेन्यू क्रॉस चार्ज, तो आपको उसको टैक्सेबल करना है ओइंग टू शेड्यूल नंबर 2 एंट्री नंबर 2. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप खर्चे कर रहे हैं, मैं ऑडिटर की फीस अमृतसर में डाल रही हूँ जबकि पार्टी का सूरत में भी ऑफिस है, आई हैव टू डू द क्रॉस चार्ज which we are missing in our good clients, which we are missing in certain clients. तो सर पहले क्या था, जो रजिस्ट्रेशन थी वो बिजनेस वर्टिकल के अकॉर्डिंग होती थी. अब रजिस्ट्रेशन प्लेस ऑफ बिजनेस, लोकेशन के अकॉर्डिंग होती है. इसमें कई दिक्कतें भी हैं. पहला पर्सन क्या करता था, यान से फैब्रिक बनाता था, अलग रजिस्ट्रेशन करा लेता था, जॉब वर्क करता था, अलग रजिस्ट्रेशन करा लेता था ताकि वो सेपरेट रहे. बट नाउ वो नहीं करा सकता until or unless there is different location. Although we do one thing कि हम उसको डिवाइड कर देते हैं कि फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर करके, so multiple place of business. और इसमें we must take it in mind that there must be intercharge or cross charge.
Cross charge or intercharge can be related to expenses or it can be related to revenue, right? So with this, I end up my deliberation, and thank you so much for the patient listening, sir. If you want some queries, if you want now or afterwards, we can do the way you say. Members, any query you can ask. I think it's okay. No, some queries have been raised by Madam Manmeet Ahuja, I think. Please check that chat box. Sir, I just opened the chat box. Can you please repeat the discount point? Sure, Manmeet, I do that. I have to share it again. Just a minute. Anyhow, I just explain it like that only to you. डिस्काउंट के केस में ऐसा है, अगर तो हमने डिस्काउंट अपने बिल में ही लगाया हुआ है, देन इन दैट केस देयर इज नो प्रॉब्लम, आपको उसी टाइम इमीडिएट रिडक्शन जो है वो मिल जाता है. लेट मी जस्ट अ मिनट. Yeah, can you see it? Yes, ma'am. Sir, is this yes, okay? So in this case, अगर आपको डिस्काउंट आपने बिल में ही लेस किया हुआ है तो आपको इमीडिएट बेनिफिट मिल जाएगा. 95,000 पे टैक्स पे करना पड़ेगा. अगर आपने बिल में लेस नहीं किया और आप पोस्ट सेल डिस्काउंट दे रहे हैं, then in that case we have to check कि whether it was known at the time of supply or not known at the time of supply. सर्कुलर 92 है, इसके ऊपर कई तरह की स्कीम्स इसमें डिस्कस्ड है. जैसे हम कहते हैं बाय मोर सेव मोर स्कीम है, जिसमें वॉल्यूम डिस्काउंट्स है कि आप इतना परचेज करोगे इतना डिस्काउंट, इतना परचेज करोगे इतना डिस्काउंट. तो एट दिस टाइम ऑफ सप्लाई जब हम बिल बना रहे हैं, हमें पता है कि हमें 10% डिस्काउंट मिलना है या 20% डिस्काउंट मिलना है. सो इन दैट केस आपको उसको रिड्यूस करके आप कर सकते हो. क्रेडिट नोट के थ्रू ये फ्लो करता है और इसमें जनरली जीएसटी क्रेडिट नोट मिलता है. आपकी लायबिलिटी रिड्यूस होती है और सामने वाला, यानी हम मानते हैं 15(3) की कंडीशंस इसमें फुलफिल्ड है. Whereas the second type of discount जो 15(3) की कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है, ईयर एंड पे लेटर ऑन डिसाइड करते हैं हम कि भाई हम आपको इतना डिस्काउंट दे देंगे. इन दैट केस द कमर्शियल क्रेडिट नोट इज इशूड. आपकी आउटपुट में से लेस नहीं होगा और सामने वाले को पूरा क्रेडिट परचेज पे मिलेगा. जो कमर्शियल क्रेडिट नोट होगा वो जीएसटी में डील फॉर नहीं होगा. आपकी लायबिलिटी कम नहीं होगी और सामने वाले की फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी इनकम नहीं बनेगी. I hope it's clear. Still, if you want, you can get that separately. So Manish sir is waiting. So I want to if that I will be taking up the queries later if sir ka session is there. Thank you, ma'am. Thank you, Anchal ma'am, for your wonderful and interactive session. Thank you, sir. I hope members have gained a lot from this session. Now I request CA Manish Medani to kindly start your session. Good evening, everyone. First of all, I would like to thank the Amritsar NIRC branch for giving me an opportunity, a maiden opportunity, I would like to rather say, to deliberate my views on the decisions which have been taken in the recent GST Council meeting held on 12th of June 2020 and further recent amendments which have been made in GST. So I would like to share my screen for deliberations. So today's topic of discussion has 4 parts.
First of all, we'll cover the recommendations of the 40th GST Council meeting, which was held on 12th of June 2020. Then we will be discussing the circular number 139, which is regarding clarifications on refunds related matters. Then there is another burning issue regarding GST on directors' remuneration, on which another circular number 140 has been issued by the department on 10th of June. We'll be discussing that circular also. And then there are certain important notifications which have been issued recently in the month of May and June. First of all, we will take up the important recommendations which have been given in the recent GST Council meeting. Sir, the first benefit which the GST Council meeting has given is the waiver of the late fees of filing the GSTR 3B returns. This is a great relief given by the GST Council as lot of persons input credit was blocked because GST 3B returns were pending for filing by various small scale people or other people. So the government has decided that GST 3B returns from July 2017 to July 2020 can be filed with the late fees of rupees 500 per return if there is a tax liability. Now, this is a great relief which has been given by the GST Council to the members, because the late fee to file a GST 3B return has been prescribed in section 47 of the CGST Act, and a similar provision has been kept in the SGST Act. A late fee of rupees 100 per day is charged in case a 3B return is delayed, and this fee is subject to a maximum amount of rupees 5,000. This limit of rupees 100 per day was revised to rupees 25 per day in case of tax liability by notification number 76 by 2018, which was issued on 31st December 2018. And it was further reduced to rupees 10 per day where there was no tax liability. Meaning thereby, at present, if a person has not filed his 3B return, he has to pay rupees 25 per day in CGST and 25 per day in SGST in case of tax liability, and rupees 10 per day in case there is no tax liability. So there is a big relief given by the department by capping the maximum amount of late fee to rupees 500 per return if there is a tax liability. Now, this decision will be giving a great relief, as we have calculated if a person who hasn't filed a single return from July 17 till January 2020, he was liable to pay a late fees of 29,450 rupees. But with the recommendation with the recommendation which the GST Council meeting has given on 12th of June, he will be liable to pay rupees 14,225 rupees. This will give a relief of 51% to him. This is a great relief which the government has offered to such person. Similarly, the person who has no tax liability, he will not be liable to pay any late fees for of the GST 3B return. Now, the most important condition for the waiver of such late fees is that the returns have to be filed within a period from 1st of July 2020 to 30th September 2020. We can further analyze this provision, as this is going to be give a big relief to those persons who have purchased goods from all these late filers,
and who were not filing their returns because of the huge pending late fees. Now, what will happen when these persons will be filing their GSTR 3B returns? Then those persons who have purchased goods from these persons, they will be able to claim ITC, which department can restrict at a later stage. So it is a big booster for both the supplier and the person who has purchased the goods. Similarly, in the relief, the calculated relief in case of no tax liability is rupees 11,780 rupees. So we can see that the department has given relief both to the persons who are liable to pay tax and also to the persons who have no tax liability. Another point to be kept in mind in these filing of returns is that the government has not given any benefit of reduction in interest liability, meaning thereby though late fees has been waived, but 18% interest liability has not been waived at all, meaning thereby that 18% interest liability will have to be paid right from the inception to claim this benefit. We can see that government has talked about the late fees of 3B returns. They have given the waiver of 3B returns, but they have not mentioned anything about GSTR1 returns. In our opinion, this has happened because government has already given this benefit by way of notification number 74/2019 issued on 26th of December 2019, whereby the GSTR1 late filing fees was waived for a period from July 17 to November 19 if the same is filed between 19th of December till 10th of January 2020. This 10th January 2020 limit was further extended to 17th January 2020 by way of notification number 4/2020 dated 10th January 2020. As such, since recently only the benefit was given to the late filers to clear their GSTR1 pending returns, as such no benefit has been given for late filing of GSTR1 returns in this GST Council meeting. The second important decision which has been taken in the recent GST Council meeting is by way of notification number 31/2020 issued on 3rd April 2020. Conditional waiver of interest and late fees was given to persons who were having a turnover of up to rupees 5 crore for the GST returns for the period from February 20 to April 2020. These GST returns were required to be filed in a staggered manner, and there were conditions that they should be filed on or before a particular date in order to claim complete waiver of interest and late fees. Like we can see from the table, the taxpayers who were having an aggregate turnover of 1.5 crore in the preceding financial year were required to file their February 20 returns on or before the 30th day of June 2020. The March 20 return was required to be filed on or before 3rd of July 2020, and April 2020 return is required to be filed on or before July 6, 2020. Similarly, those taxpayers who have aggregate turnover of more than 1.5 crore and up to rupees 5 crore in the preceding financial year, they are required to file their February and March 20 returns on or before June 29, 2020, and April 20 returns on or before June 30, 2020. Since we all know this notification was issued when there was complete lockdown in the country, and since the lockdown has been unlocked now, but still there are a lot of problems because the number of COVID cases due to which the lockdown has happened are still in great number in many cities, and Amritsar is leading at the moment in those.
Since the number of cases are increasing, the government has extended this benefit to small taxpayers by reducing the rate of interest from 18% per annum to 9% per annum. If the returns from February 20 to April 2020 are filed after the above specified date, but before 30th September 2020. Hence, by this point, the government has given a benefit to the small taxpayers so that they can defer their tax liability up to 30th September 2020 with the reduced rate of interest, so that there is no additional burden on them for payment of the GST liability. It will be a great relief for them, as they can utilize their working capital for other purposes rather than for making payment of the GST liability. One thing which we can see from this decision is that this benefit has been extended only to persons who have turnover of up to rupees 5 crores, but no further relief has been granted by the council to persons who have turnover more than rupees 5 crores. Their due dates remains as such. They were required to file their returns from February to April 20 till June 24, 2020 by way of notification number 31/2020 dated 3rd April 2020, and they will be filing the returns up to those dates only, as no extension has been given. Similar position is in the case of May 20 return. May 20 GST 3B return has to be filed on or before 27th June 2020, which was decided by way of notification number 36/2020, and no further benefit has been granted in that case to those persons. The third important decision which the GST Council meeting has taken on 12th June is again giving a relief to the small taxpayers who have an aggregate turnover of rupees 5 crore by way of waiver of interest and late fee of filing of GSTR 3B for the period from May 20 to July 2020. If such returns are filed by September 2020, the dates of which have not yet been notified, and they will be notified later. So this is again a big relief which the government wants to give to the small sector by deferring their GST liability in the period when they require most of the funds with them in this lockdown period, when the working capital issue is a big problem for everybody. The holding of GST payments up to September 2020 may be a small relief to such persons, but at this moment, the small relief is a great relief for them. As such, this is a great decision taken by the GST Council meeting in this time of lockdown. Another important decision which the GST Council meeting has taken is the extension of the revocation of cancellation of registration of a person. Section 30 of the CGST Act has prescribed certain conditions whereby the registration of a person can be cancelled by the proper officer on his own motion, and the person whose registration has been cancelled, he was given a 30 days time from the date of service of the cancellation order. So many registrations are lying pending with many registrations have been cancelled, which the dealers are not able to get revoked because the 30-day period has expired, and they are not even able to do their business properly due to the cancellation of the registration. Now in this lockdown period, when the whole economy is struggling, the GST Council has given a one-time opportunity for filing of application of revocation of cancellation on or before 30th September 2020, provided the cancellation of registration has been done till 12th June 2020, meaning thereby that all registrations which have been cancelled by the department up to 12th June 2020 can be revoked on or before 30th September
2020. This is again a big relief for the dealers who have purchased goods from the persons whose registration has been cancelled, because the cancellation of registration, due to the cancellation of the registration, many GST returns of them would not have been filed, and or for all those GST returns, the input tax credit will not be available to the person who has purchased goods from such dealers, giving a one-time opportunity for the revocation of cancellation will result into clearing of the backlog of the GST returns, and further it will help those persons who have purchased goods from such dealers to get the input tax credit from the department at a later stage. Another decision which has been taken in the GST Council meeting is that there were various proposals which were given in the Finance Bill 2020, which is now Finance Act 2020, but the effective date of implementation of such changes was not yet notified. Now in this meeting, the government has notified the date that section 118 to 139, except when section 128 of Finance Act 2020 shall come into force with effect from June 30th, 2020. So by way of this decision, the government has decided the date from which all those sections which were proposed in the finance bill will come into effect. All these sections will be effective from 30th June 2020. I said except section 128, because for section 128 they have mentioned a separate date of 18th May 2020, which was declared by way of notification, which we will discuss later in the notification part. So these were the 5 important decisions which the GST Council meeting has taken in the meeting held on 12th of June 2020. We can find from all these 5 proposals, all that majority of the proposals have been given to give benefit to the MSMEs or the persons who are dealing in the small scale sector, so that they can get relief during this lockdown period for payment of their taxes or for payment of their late fees or getting revoked the cancellation of their registrations. By giving such small reliefs to the traders or the industry, the government is trying to heal of the lockdown, which is much more than this small healing. But this small healing may act as some soother so that the business cycle may improve, and the improve in the business cycle can lead to further raising of demand and supply, resulting into the proper implementation of the business cycle. Hence, we welcome all these proposals from the GST Council meeting, but had they given benefits to the persons having turnover more than 5 crore, it would also have been very good for those people. Now, next point of discussion for the day is the circular number 139, which was issued on 10th of June 2020. This circular, which the government has issued, relates to the refunds part. Now, the question arises why the government was forced to issue this circular. Is the reason that the refund of accumulated ITC was restricted to those invoices only which have been uploaded by the supplier in the form GSTR1 and also reflected in the GSTR2A of the applicant. In this, I would like to further brief that the refund of exports were made totally online, so that the refunds are issued at a rapid pace and there is a single window for the clearance of the refunds. In order to make that thing, government has earlier issued a circular in the month of November,
whereby it was decided that no physical copies of bills will be submitted by the persons claiming refund along with their refund application, and they will be uploading only their form GSTR2A along with the list of all purchases on which they are claiming ITC. And only those bills were required to be uploaded online for which there was no mention in GSTR 2A. So this was a big relief for the exporters or the persons dealing in the textile sector who were claiming refunds due to inverted duty structure, that they were not required to give the purchase bills to the department, and a great paperwork was reduced. Now, on 31st March 2020, the government issued a circular number 135, whereby they decided that they will not give refund of the accumulated ITC for those bills which are not reflected in the GSTR 2A of the applicant. Due to this, certain genuine claims of ITC which were not normally required to be reflected in the GSTR1 were denied by the refund sanctioning authorities, due to which a huge amount was piled up and rejected in case of these refund applications. For example, in case of ITC on import documents, input service distributor invoices, and inward supplies which were liable to reverse charge mechanism, these bills are not reported in GSTR1. As such, they were not reported in GSTR2A. So the refund sanctioning authorities, they withheld the refund amount and didn't issue the refund of that portion, which was creating a great problem for the industry. As such, this clarification is a very welcome clarification, whereby the GST Council has clarified that the refund of ITC availed on the invoices or documents which and inward supplies liable to reverse charge mechanism, and the treatment of such ITC shall continue to be the same as it was before the issue of the circular number 135/5/2020 on 31st March. As such, with this clarification, there will be a uniform policy which will be adopted on all India basis on issue of such refunds, and no refund whereby there is an input of import or input due to RCM or input due to ISD will be withheld by the department, and it will be a great relief for all those persons who have applied for funds or will apply for that refund in the future. The next issue, which was a burning issue in recent times, is also clarified by way of issue of circular number 140 on 10th of June 2020. The issue was that whether the remuneration paid by the companies to the directors will fall under the ambit of entry in Schedule 3 of the CGST Act 2017, that is services by the employee to the employer during the course of or in relation to the employment, or whether the same are liable to be taxed in terms of notification number 13/2017 central tax rate dated 28 June of 2017, entry number 6. This issue is a burning issue at the time, and this issue has arisen because various advanced ruling authorities have given different opinions with regard to the taxation of directors' remuneration, due to which there was no uniformity, and it has led to a great confusion among the companies as to whether such remuneration is liable for GST or it is exempt as per Schedule 3. I would like to discuss certain advanced rulings which have given the reason the confusion with regard to the taxation of directors' remuneration.
The first advanced ruling relates to Alcon Consulting Engineers India Private Limited, which was issued by the Authority of Advanced Ruling in Karnataka on 25th of September 2019, wherein it was decided that the remuneration paid to directors is liable to tax under reverse charge mechanism under subsection 9(3) in the hands of the applicant company. So with the decision of this advanced ruling, it was a great confusion amongst all the people as to whether they are to discharge their liability under reverse charge in case of remuneration to directors, though this ruling had not been given by analyzing the proper provisions in our opinion. The second ruling was given in the case of Claycraft India Private Limited in Rajasthan Advanced Ruling Authority on 20th February 2020, where again it was decided that the consideration which has been paid to the directors will attract GST under the reverse charge mechanism. The third advanced ruling authority again was given by Karnataka in the case of Anil Kumar Agarwal, where it has been decided that the remuneration which paid to the executive directors are neither treated as supply of goods nor supply of services in terms of Schedule 3 of CGST Act 2017. However, the remuneration paid to non-executive directors eligible to GST in the hands of the company under reverse charge mechanism under section 9 subsection 3 of the CGST Act under entry 6 of notification number 13 by 2017. So we can see from these three advanced rulings, whereby in two advanced rulings, it has been straightly said that the director's remuneration is liable to GST under reverse charge mechanism. And there was no other point of discussion in those advanced rulings. But in the case of advanced ruling given by Karnataka in the case of Anil Kumar Agarwal, a differentiation was made between the remuneration paid to the executive directors and non-executive directors, and it was judicially decided that the remuneration which has been paid to the executive directors are not supply, is neither a supply of good nor service, and it will be exempt from GST in terms of Schedule 3 of the CGST Act. But when the remuneration is paid to the non-executive director, it will be charged to RCM in the hands of the company under section 9(3) of the CGST Act. Now, since the different rulings were given by different advanced ruling authorities, it was necessary to bring the uniformity in the provisions of the law across the field formation. Hence, this clarification has been given by way of circular number 140, which has been issued on 10th of June 2020. In this circular, the department has tried to analyze this issue under two categories. The first category is the leviability of GST on remuneration paid by companies to independent directors who are defined under terms of section 149(6) of the Companies Act 2013, or those directors who are not employees of the companies. And second, leviability of GST on remuneration paid by the companies to whole-time directors, including managing directors, who are considered as the employees of the company. So these two points have been kept in mind while making clarification for this issue. Now, what the clarification is given is that the primary issue as per them is to decide whether or not the director is the employee of the company. Now, in order to decide whether a person is an employee of the company or not, they have referred to the Companies Act provisions, and secondly, they have also referred to the provisions of the Income Tax Act. Firstly, covering the relevant provision of the Companies Act, it has been mentioned that the definition of a whole-time director under section 2 subsection 94 of the Companies Act 2013 is an inclusive definition, and thus he may be a person who is not employee of the company. So the department is trying to clarify that a person who is a whole-time director, he render whole-time services to the company, and for as a consideration, he gets his salary, and he may be a person who is not the employee of the company.
Second, the definition of independent director under section 149(6) of the Companies Act, read with rule 12 of the Companies Rule, makes it amply clear that that such director should not be the employee of the company or the proprietor or the partner of the company in any of the 3 financial years immediately preceding the financial year in which he is proposed to be appointed in the said company. So the second point which they are taking from the Companies Act is of independent directors, and they are trying to say that any payment to an independent director cannot be a payment of salary to him because he is restricted to be the employee of the company. These are the 2 relevant provisions which they have taken from the Companies Act 2013, and they have decided from them that the directors who are not the employees of the company, the services provided by them to the company in lieu of remuneration as a consideration of services are clearly outside the scope of Schedule 3 of CGST and are thus taxable. So the department is clarifying that the person who is not an employee will not get benefit of Schedule 3, and similarly the person similarly, in terms of entry at serial number 6 of the table annexed to notification number 13/2017, the recipient of the services that the company is liable to discharge applicable GST on reverse charge basis. So they, keeping in view the company law provisions, have given a clarification that the whole time directors are the employees and they will be covered in Schedule 3 and no GST will be payable. But independent directors get fees for the consideration. They are not getting salary. They are not employee of the companies, and as such, all such payments which are made to them will be covered under GST, and the company will be liable to make payment on reverse charge basis in such cases. Another view they have taken is from the provisions of the Income Tax Department, from which they have inferred that the salaries paid to directors are subject to TDS under section 192 of the Income Tax Act 1961. Such salaries are not taxable under GST, being consideration for services by an employee to the employer in the course of or in relation to the employment in terms of Schedule 3 of CGST Act 2017. So the department is clarifying that if a expenditure is booked in the books of accounts of the companies as salary, then such salary is liable for TDS deduction under section 192, and in such situation the director will be treated as the employee of the company, and when he is treated as the employee of the company, he will be covered in Schedule 3 of CGST, and as such no GST shall be payable in case of such transaction. Similarly, the director's remuneration, which is declared under the head other than salaries and subject to TDS under section 194J of the Income Tax Act, shall be treated as consideration for providing services which are outside the scope of Schedule 3 of the Act and is therefore taxable. Now, the department is making a very good clarification that those expenditure which are booked on in the heads which are not salaries, like if we are paying professional charges to the directors and deducting section TDS under section 194J. Similarly, we may be paying commission to the directors and deducting TDS under section 194H of the Income Tax Act. In such cases, they will not be considered as the employees of the companies. They will be outside the scope of the Schedule 3 of the Act, and in all such cases, directors' remuneration will be subject to GST under reverse charge, and the company making payment shall be liable to GST. This is a very good clarification. These are the points which we were already keeping in our mind while deciding whether directors' remuneration is to be taxed under GST or they are exempt under Schedule 3, being neither supply of goods nor supply of services. Now, our view has been substantiated by the department by issue of such clarification, which is in our favor because we were already
opining in a similar manner, and such a clarification is a very welcome step, as this will reduce the litigation in the coming times and also help in deciding the litigation which is already continuing on such matters in the present time. Now, our last topic of discussion is the issue of various notifications in last few days by the GST Council. First notification is a very important notification, which is notification number 37 by 2020. We may remember that in June 19, a notification number 31 was issued, whereby a sub-rule 13 was inserted in Rule 87, where a registered person can transfer any amount of tax, interest, penalty, or any other amount available in the electronic cash ledger for the IGST, CGST, SGST, or Union Territory tax or cess in the form of payment GST PMT 09. But the department hasn't notified any date for such. This date has been notified through this notification number 37/2020, and with effect from 21st April 2020, we can now transfer any payments from our electronic cash ledger from one head to another head, which is a big relief for all the taxpayers, because an IGST payment lying in the electronic cash ledger was not at all allowed to be used for CGST. Similarly, fees was not allowed to be used for making payment of taxes, and neither was interest was used for making utilizing for any other purpose. But now we are free to make any adjustment of taxes in whatever head they have been paid. They are lying in our electronic cash ledger, and we can utilize them by making transfer to any other head. This is a great relief in such a time when people are in a great cash crunch due to the lockdown for last so many months, and still it is being continued in various cities. So this is a very welcome notification which the GST department has issued. Another notification number 38/2020 has been issued on 5th of May 2020, whereby they have given a benefit to the companies to file their 3B returns through EBC mode. Earlier, the companies were not allowed to file their GST returns through EBC mode. They can only use digital signatures to file their GST returns. But since the lockdown is going on in many parts of the country, there is a problem for filing the returns through DSC mode. Hence, by way of this notification, they have inserted a rule in Rule 26 sub-rule 1. They have inserted whereby a proviso has been added, and now the companies are allowed to file their GST returns in Form 3B through EBC mode from the period from 21st April 2020 to 30th June 2020. So this is a limited period benefit which has been given to the companies during the lockdown period for filing their returns in EBC mode. Similarly, another Rule 67A has been inserted, whereby a person who wants to file a nil return under Section 39 in Form 3B can file his return through SMS service. Now, through this SMS service, he will be filing the return by sending an SMS to a number which the department will notify, and by sending the SMS to the department, a code will be generated, and by putting a code, an OTP will be received, and the return can be filed through SMS only. This is a benefit for those persons who don't use internet and were totally dependent upon other persons for filing their return. And if the return is nil, now they can file the returns through their mobile phones only. The date was not notified on 5th of May when this facility is going to be started, but in notification number 44/2020,
the government has notified 8th June 2020 as the date from when this notification will come into effect. Another notification which has been issued on 5th of May 2020 is notification number 39, wherein a proviso has been added to a notification number 11, which was issued on 21st March 2020. The proviso which has been added is that those persons, such class of persons shall not include corporate debtors who have furnished the statement under section 37 and section 39 of the said that for all tax period prior to the appointment date of IRP. Actually, in the notification number 11/2020, the IRPs or RPs were required to take separate registrations, but with this notification, they have exempted those class of corporate debtors who are regular in filing their GST returns in Form GSTR 1 and GSTR 3B. Another para 2 has been substituted, whereby they have changed the date by which they have such corporate debtors IRP is required to take new registration. They say in this notification that the said class of persons shall with effect from the date of appointment of IRP be treated as the distinct person of the corporate debtor and shall be liable to take new registration or registration in each of the states or union territories where the corporate debtor were registered earlier within 30 days of the appointment of IRP/RP or 30th June 2020, whichever. So by issuing this notification, the government is extending the time period within which such IRP can take registration as a distinct person. They are saying you can take registration within 30 days of the appointment of IRP or 30th June, whichever is later. So this will benefit them, since many such appointments were done earlier, but they were not able to take the registration within 30 days due to the lockdown period. But now they can take registration within 30 days of appointment or 30th June, whichever is later, which will be beneficial for them to make compliance to various provisions of the GST law. Another notification number 40/2020 was issued on 5th of May 2020, whereby the department has validated all e-way bills which were generated on or before March 24, 2020, and its period of validity was going to expire during the period 20th March to 15th March, meaning thereby all e-way bills which were issued before 24th March and which was going to expire between 20th March 2020 and 15th April 2020 were deemed to be extended till 31st May 2020. So no doubt this 31st May date 2020 date has already been expired, but government has issued another notification number 47/2020 on 5th of May 2020, whereby they have now changed this date to 30th June, and now all e-way bills which were issued, which were generated on or before 20 March 2020 and its period of validity expires on or after 20 March shall be deemed to be expended till 30th June 2020, meaning thereby all e-way bills which were issued before 24th March and the validity was expiring on 20th March or after 20th March are now extended up to 30th June 2020. Another notification number 41 was issued on 5th of May, whereby the government has extended the date of furnishing the annual return under section 44 of the CGST Act 2017, read with Rule 80 of the CGST Rules 2017 for the financial year 18-19 to 30th September. So earlier, this annual return date was extended up to 30th of June 2020, but by way of notification number 41/2020, the government has extended this date to 30th September 2020, and by this extension, we can file our annual returns for the financial year 18-19 up to 30th September 2020. Another notification number 43/2020 has been issued on 16th of May. This notification is a notification which has
which has given the date of notification of section 128 of the Finance Act 2020. This section 128 of the Finance Act 2020 is a section whereby they had added words to section 140 of the CGST Act 2017 in case of Trans 1. Earlier, there was no mention of the prescribed period in Trans 1, but due to various writ petitions filed against the department for the non-mentioning of such word in the act, but the period was mentioned in the rule. So government issued a notification whereby this section 140 was amended with a retrospective date, and the retrospective date was 1st of July 2017. No doubt the section was amended, but the effective date on which this notification will come into operation was earlier not notified. But now the government has notified 18th May 2020 as the date on which this section will, this notification will come into operation. No doubt the government has done their homework, and they have changed the section with retrospective date. But yesterday only, Delhi High Court has given a judgment against this section in the case of SKH Sheet Metal Components Private Limited versus Union of India, whereby the High Court has said that the transitional provisions and the language of section 140 are, in particular, even after amendment, manifest the intention behind the said provision is to save the accrued and vested ITC under the existing law. So the High Court has clearly mentioned that the section 140 was enacted to pass on the existing ITCs in migration to the new law. And if the legislature has provided for this, for saving the same by allowing a migration to the new tax regime, we have to interpret the rules keeping this objective into focus. And this is the reason why the courts have held that settlement credit which stood accrued to the petitioner is a vested right and is protected under Article 300A of the Constitution of India and could not be taken away by the respondents without authority of law on frivolous grounds which are untenable. Hence, the Delhi High Court, in the light of the above judgment, held that the petitioners